गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो है मैंने बोला था कि कैपेसिटर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज जरा कैपेसिटर शुरू कर देते हैं। देखो, तो एक तो ना मतलब दो डाउट्स थे इसके पूर्वी के, जरा वो समझा देता हूँ पहले। है ना, डाउट्स के बाद जो है तो हम चैप्टर शुरू कर देंगे। तो एक बार पूर्वी के डाउट्स थे दो, वो समझा देता हूँ। देखो, कह रहा है कि दो रेजिस्टेंस है, उनकी वैल्यूज दी हुई हैं। R1 इज 3 ओम, और उसमें जो परसेंटेज एरर है वो इतना है, यानी कि अपने को डेल्टा R1/R1 × 100 ये 1 दिया हुआ है। सिमिलरली R2 अपने को दिया हुआ है 6 ओम ±2%, यानी कि डेल्टा R2/R2 × 100 2। तो कह रहा है इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। तो आप जानते हो कि पैरेलल में जब हम कनेक्ट करते हैं तो आर इक्विवेलेंट आता है R1/R2 / R1 + R2। तो एरर वाला स्टाइल में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट का रिजल्ट बताए थे हम, प्लस डेल्टा R2/R2 प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 बाई ऐसा। तो पहले ये रिजल्ट याद है क्या? बस फिर तो कुछ है नहीं, निकालना क्या है अपने को? परसेंटेज चाहिए या क्या चाहिए, देख लो एक बार। हाँ, तो परसेंटेज ही पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो, ढंग से पुट करना होगा। ये अपने को दिया हुआ है, ये अपने को दिया हुआ है, तो पहले तो इनको पुट कर लो लाके। तो 1% और 2%, 3% तो यही हो गया। अब इनको जरा ढंग से पुट करना होगा। कैसे? तो इसको लिख लो, ये वाला टर्म को। नीचे तो जो है वो है, रहने दो उसको। R1 + R2 दिख रहा है 3, और ये 6, 9 हो गया। डेल्टा R1 को लिखो डेल्टा R1/R1 × 1 × 100। वैसे ही डेल्टा R2 को लिख दो डेल्टा R2/R2 × 100। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है, 1% दिया है, और R1 की वैल्यू है 3। वैसे डेल्टा R2 × 100 ये अपने को दिया हुआ है 2%, और R2 की वैल्यू है 6। जब पुट पाट करो मुझे बताओ कितना आ रहा है परसेंटेज एरर।
हाँ जी, बताओ जरा। ना आ गया पूर्वी। अरे तीन तो तेरा ये आ गया था ना। और इसको काट दे, इसको ऐसा कर दे। तो 3 + 1/3 यहाँ से आ गया। और 4/3 यहाँ से आ जाएगा। यानी 3 + 5/3, यानी कि सारा देखो तो 6 से कम आएगा। ये कितना आ रहा है? 14/3 लगभग कितना आ गया देखो तो। आंसर जो है आ जाना चाहिए तेरा, सेकंड वाला आना चाहिए, देख तो। क्या दिया देख जरा। वैसे ने क्या किया हम समझ गए। 4 दिया आंसर। 4। 1.33। और ये तो कभी हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ये वाला और ये वाला तो ऑलरेडी जुड़ के 3 हो चुका है। तो एरर जब भी आएगा 3 से ज्यादा ही आएगा, कम से कम आने का तो मतलब ही नहीं है। गड़बड़ दिया है वो, उसका आंसर वही आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। देखो, एक और है, कह रहे हैं कि एक क्वांटिटी है m = π tan θ। द परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी m, क्या होगा नहीं होगा, और देखते हैं। पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो तो dm/d थीटा आ जाएगा। dm/d थीटा आएगा पाई tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर थीटा। यहाँ से dm निकाल लो। यहाँ तक लिखो पहले, जल्दी लिख लो यहाँ तक। और अपने को फॉर्मूला बनाना है dm/m का, तब तो आएगा फ्रैक्शनल एरर। तो आप क्या करो, dm में m से डिवाइड कर दो। ये है अपना सेकंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई पाई tan थीटा, m की जगह डाल दिया है। पाई पाई काट दो। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/cos² थीटा। और नीचे आएगा साइन थीटा, और इधर चला जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा काट दो। ये बन जाएगा 1/sin θ इंटू कॉस थीटा। 2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। सॉरी, डी थीटा का भी टर्म एक आ रहा होगा ना। हाँ, नहीं दिया उसके। डी थीटा हर जगह आ रहा होगा एक। इसको अगर ध्यान से देखो तो ये अपना sin 2θ है। ध्यान से देखो, कह रहा है फ्रैक्शनल एरर को अगर मैक्सिमम होना है, मिनिमम होना है, सॉरी, जाहिर सी बात है इस क्वांटिटी को मैक्सिमम होना पड़ेगा। और आपको पता है sin 2θ की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और ऐसा तब होता है व्हेन 2θ इज इक्वल टू 90, यानी थीटा इज इक्वल टू π/4।
हाँ जी देख लो। नहीं मैंने याद है बताया था आपको कि डिफरेंशिएशन वाला देखो, याद करो मैंने एक तो ये वाला ठीक है ना, देख लो पहले। अब वो डिफरेंशिएशन वाला मैं समझ तो गया था वैसे किया होगा, लेकिन मैंने याद करो मैंने क्या बोला था कि वो तरीका गलत है उल्टा। और समझा देते हैं वैसे। 1/r पैरेलल इज 1/r1 प्लस 1/r2। एक बात मैंने उसमें बोला था वो आपको ध्यान भी आ जाएगा, देखो डिफरेंशिएट कर दो। क्या आएगा, आर पैरेलल का स्क्वायर इंटू डी आर पैरेलल बाई डी। मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। क्या आएगा, -1/r1 का स्क्वायर इंटू dr1/dt। ये आएगा -1/r2 का स्क्वायर इंटू dr2/dt। अब dt dt यहाँ से हटा दो, माइनस भी उड़ा देना। इतना बाई आर पैरेलल ऐसा। अब सुनो क्या किया है वो। अगर हम एरर वाला स्टाइल में लिख दें इसको, क्या होगा। अपने को बोला क्या था, फ्रैक्शनल एरर बोला था ना। ठीक है, इसको ऐसा लिख लो, डी आर पैरेलल बाई आर पैरेलल इज, एक आर पैरेलल को हटा लो यहाँ से, स्क्वायर है ना सब में। एक आर पैरेलल को यहाँ ले आओ और आर पैरेलल की वैल्यू ये है, तो लिख लो। और ये अपना हो जाएगा ऐसा, और ये तो जो है वो है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या क्या बचेगा, देखो dr1 तो आएगा ही आएगा, और एक r1 और रह गया, यहाँ से एक कट गया है, और साथ में एक टर्म आ गया r2/r1 प्लस r2। ठीक वैसे ही एक टर्म आएगा dr2/r2 इंटू r1/r1 प्लस r2। 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ये अपने को दिया हुआ है 1%। ये वाला अपने को 6 दिया है और नीचे 9 दिया है। वैसे ये 2 है और ये है 3 और ये 9, कितना आ गया ये, क्या आया, dr पैरेलल बाई r पैरेलल इंटू 100, कितना आ रहा है ये, 6 और 9 15, 15/9 कितना आया लगभग ये, 5/3। तो भी नहीं मैच कर रहे हैं। और याद करो मैंने क्या बताया था, जब इस तरीके से आंसर निकाला जाता है और जो पिछला तरीका हम बताया उसमें सही कौन सा होता है। मैंने आपको बोला था कि ये तरीका भी बहुत जगह पे किया हुआ रहता है, लेकिन अगर आपको बुक वाला आंसर एग्जैक्टली लाना है तो जो मैंने पहले किया था आपको वही करने का है, ये नहीं करना है। अगर बोल दे कि नहीं इसका फॉर्मूला ये होता है तब आपको ये करना है, अदरवाइज जो मैंने आपको पहले बताया वो वाला तरीका आपको लगाना है, ये वाला। ये जब हम कराए थे ना तो उस समय भी हम समझाए थे ये बात। आर पैरेलल की वैल्यू होती है r1/r2 प्लस r2। तो आप लिखना ऐसा बाई ऐसा, ऐसा। ये वाला एकदम सही तरीका है।
उल्टा हम बताया था कि बुक वाला आंसर मैच अगर कराना है तो ये वाला मेथड लगाना। अब उसने कहीं और से छाप लिया होगा इसलिए गड़बड़ आ रहा है, वो एक अलग चीज है। तो बात समझ गए क्या? चलो देखो थोड़ा आगे बढ़ते आ जाओ। तो आज हम कह रहे थे कि कैपेसिटर अपने को शुरू करना है। आओ जरा समझाते हैं कैपेसिटर क्या है। पहले तो ये समझ लो कि कैपेसिटर एक एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस है। एक बात ध्यान रखो कि पूरे सर्किट में कुल मिला के 3 सर्किट एलिमेंट्स होते हैं टोटल। क्या क्या? पहला जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, रेजिस्टेंस। दूसरा एक सर्किट एलिमेंट होता है ऐसा जिसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटर और कंडेंसर। कैपेसिटर और कंडेंसर। ठीक है। और एक तीसरा एलिमेंट होता है जो आगे हम पढ़ेंगे, तो हम लोग कहते हैं इंडक्टर। दुनिया जहान में आप जितने भी सर्किट्स देखते हो, टीवी में, लैपटॉप में, कहीं पे भी जो सर्किट देखते हो, वो कुल मिला के इन 3 एलिमेंट से मिलके बना होता है। एक रेजिस्टेंस, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा इंडक्टर। जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो एनर्जी को डेसिपेट करने वाला डिवाइस है, ये एनर्जी को बर्बाद करता है। ये एनर्जी को स्टोर करता है। और अच्छी बात है कि ये भी एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है ना? तो एक तो हम ध्यान रखेंगे ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। दूसरा, जैसे क्या होता है कि दुनिया जहान में बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जिनको स्टार्ट होने के लिए जर्क की रिक्वायरमेंट होती है। जर्क, झटका। तुम बोलोगे जरा कैसे समझाना जरा। जैसे आप देखे होगे, हम आपको समझाते हैं, मैं कहानी सुनाते हैं, उस कहानी से आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। जैसे हम लोग ट्रेन में, या चलो पहले आपको एक दूसरी कहानी सुनाते हैं, वो समझ जाओगे तो फिर वो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये एक रूम है। ठीक है। मान लो जहाँ पे हम लोग की क्लास होती है ना, वो क्लास का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है। एक मिनट। हाँ। तो जहाँ पे अपनी क्लास होती है ना, उस क्लास का एग्जाम्पल ले लो। और यहाँ पे हमने एक आदमी को बिठा दिया है गेट पे। जो पहला वाला दरवाजा है ना, वहां पे एक आदमी बिठा दिए है, पीछे वाला दरवाजा को मैंने बंद कर दिया है। ये ध्यान से सुनना कहानी थोड़ा। और मैंने इसमें क्या किया है, बहुत सारे ड्रम रख दिए हैं पानी से भर के। मैंने बहुत सारे ड्रम रख दिए हैं। सब में पानी भरा हुआ है, पूरे क्लासरूम में पानी भरा हुआ है ऐसे ऐसे, ठीक है ना? पूरा समझ लो, एक एक ड्रम में 500-500 लीटर पानी आ रहा है, प्लास्टिक का ड्रम है समझ लो आप। और सब में 500-500 लीटर पानी आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ करें कि पानी आए और इस आदमी को बहा ले जाए। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि पहले एक ड्रम पानी को गिराएं, फिर दूसरे को गिरा दें, फिर तीसरे को गिरा दें, फिर चौथे को गिरा दें, फिर पांचवें छठा, ऐसे करते 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 सब ड्रम को गिरा दें। क्या इस प्रोसेस में ये आदमी बहेगा या नहीं बहेगा, या वहीं रह जाएगा? क्या कहते हो?
वही रह जाएगा। अरे बहने के लिए तो पानी बहुत जोर से आना चाहिए ना। तो बोले यहाँ से बड़ा अच्छा है, हम खड़े हैं, गर्मी का दिन है, पानी आप बहा रहे हो, ठंडा ठंडा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है हमको, आप करते रहो ये काम। अब लेकिन क्या हुआ कि मान लो कि हम जो है लगा नहीं यार इसको बहाना है किसी भी तरह से। तो मान लो कि भैया रास्ते में हमको मिल गए बाहुबली भैया। हम बाहुबली भैया को बोले भैया मेरा मदद कर दोगे, बोला हाँ मदद कर देंगे। हम बोले देखो तुम तो बाहुबली हो, तुम्हारे पास चमत्कारी तलवार है, आप ऐसा कर सकते हो कि जितने रूम में ड्रम हैं सबको एक साथ काट सकते हो क्या बॉटम से। बोला हाँ हम बाहुबली हम काट सकते हैं। तो हम बाहुबली भैया को रिक्वेस्ट करके क्लास में ले आए, बाहुबली भैया आए और एकदम तलवार से एक झटके में रूम में जितने भी ड्रम है सबका बॉटम काट दिया। अब जो पानी आएगा उससे आदमी बहेगा या नहीं बहेगा, पहले ये बताओ। अब ये बह जाएगा क्योंकि अब अचानक से इसको बहुत पानी मिल जाएगा। पानी तो पिछले बार भी और इस बार भी पानी वही है, लेकिन क्या हो रहा है इस बार चूंकि अचानक से इंस्टेंटेनियसली इतनी ज्यादा पानी आ गया कि आदमी बह जाएगा। आप इस बात को समझें कि ये जो पानी वाले ड्रम्स हैं ये कुछ नहीं है, कैपेसिटर्स हैं। बस अंतर इतना ही है कि ड्रम के अंदर पानी था, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी होगा। मतलब आप ये जब भी कैपेसिटर की बात आए तो आप समझ सकते हो कि कैपेसिटर्स आर बेसिकली एनर्जी ऑफ ड्रम्स, या ड्रम्स ऑफ एनर्जी है ना, ड्रम्स ऑफ एनर्जी विच कैपेसिटर कैन इंस्टेंटेनियसली सप्लाई when required। मतलब मेरा ये है कि जो कैपेसिटर है वो बेसिकली एनर्जी से भरे हुए ड्रम से जैसे जरूरत पड़ेगा ये सर्किट को या आपको इंस्टेंटेनियसली प्रोवाइड कर देगा। आप बोलोगे सर चलो ठीक है ड्रम उरम वाली कहानी तो हम समझ गए, लेकिन हमको एकदम रियल लाइफ का एग्जांपल बताओ ना। तो रियल लाइफ के एग्जांपल में हम आपको समझाते हैं कि करके। जैसे याद करो फोटोग्राफ कैमरा से हम लोग फोटोग्राफ लेते हैं। अभी तो चलो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा हो गया है। आज से 5 7 10 साल पहले वाले कैमरास को देखो, जैसे ही आप बटन दबाए फ्लैश चमका। आप अगर चाहते हो कि हम अगले इंस्टेंट में फिर से एक फोटोग्राफ ले ले तो क्या ले सकते थे क्या। अब मान ले पूर्वी का मन करके सर हम जो है ना दीक्षा का फोटो खट 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 लगातार फोटो खींचेंगे। पॉसिबल था क्या ऐसा। अगर आपने कैमरा ट्राई किया होगा ना तो आपने देखा होगा कि कुछ देर हमको रुकना पड़ता है। हाँ वो एक अलग बात है कि आज से 10 साल पहले वह कैमरे में ज्यादा देर रुकना पड़ता था। अब वो टाइम थोड़ा कम हो गया है, तो रीजन बड़ा सिंपल है। मुझे एक बात बताओ, कैमरा में जो फ्लैश लाइट होता है, में जो बल्ब लगा हुआ रहता है वो छोटा होता है या बड़ा होता है, पहले ये बताओ। कैमरे में जो फ्लैश लाइट लगा हुआ रहता है वो बड़ा होता है या छोटा।
क्या, चलो हम आपको बोलते हैं 100 वाट का जो बल्ब होता है उसके कंपैरिजन में ये लाइट बड़ा या छोटा, चलो बताओ, वन बड़ा या टू? नहीं, मुझे बताओ कि हाँ मतलब बड़ा मुझे बताओ कि कैमरा के फ्लैश में जो लाइट होता है 100 वाट के बल्ब के मुकाबले में वो फ्लैश लाइट छोटा या बड़ा? छोटा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने इस बात को रियलाइज किया है कि जब फ्लैश चमकता है तो ऐसे ऐसे 4 बल्ब या 5 बल्ब के बराबर रोशनी करता है? फील किए हो क्या? हाँ, तुम बोलोगे सर घर में तो 220 वोल्ट का सप्लाई है और कैमरा में तो वो छोटे छोटे बैटरी लगे होते हैं 1.5 1.5 वोल्ट वाले। अब तुम बोलोगे हाँ यार बात तो सही है, 1.5 1.5 वोल्ट वाला छोटा छोटा बैटरी होता है और ये छोटा सा बल्ब, और जब जलता है तो भयानक ज्यादा रोशनी करता है। ये कैसे हो गया? बताओ ये कैसे हो गया? ये कैसे संभव है ये बात? ये बात मेरे नन्हे मुन्ने ऐसे संभव है, ध्यान से सुनो। बैटरी जो दिया गया है, बैटरी का काम है कैमरा के अंदर जो कैपेसिटर है उसको चार्ज करना। आप ये समझो कि बैटरी का काम है जो उस कैमरा के अंदर एनर्जी वाले बाल्टी हैं उनको भरना। बैटरी ने बाल्टी को भर दिया और जैसे ही आप फ्लैश दबाए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि कैपेसिटर एनर्जी से भरे हुए बकेट से जो इंस्टेंटेनियसली सप्लाई कर देता है एनर्जी, तो आप जैसे आपको फील आ रहा है जैसे आप बटन दबाए वो सारे बाल्टी जो है एनर्जी के जो बकेट्स हैं वो सारे के सारे एक बार में एनर्जी सप्लाई करता है। और चूंकि एक बार में बहुत ज्यादा एनर्जी आ रहा है इसलिए हम देखते हैं कि जो फ्लैश लाइट है वो कुछ देर तक चमकता है और बहुत तेज चमकता है। क्या इस बात को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बताओ पहले। बोलो। बात समझे ना, कि अब समझ में आया कि चूंकि फ्लैश लाइट बहुत छोटा होता है उसके बाद भी वो बहुत ज्यादा लाइट क्यों करता है, समझ में आया क्या आंसर? क्योंकि उसके अंदर है कैपेसिटर, बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करता है। जैसे आप फ्लैश लाइट का बटन दबाते हो इंस्टेंटेनियसली कैपेसिटर सारी एनर्जी सप्लाई कर देता है बल्ब को, जिससे बल्ब चमकता है, बहुत कम देर के लिए चमकता है कि बहुत तेज चमकता है। अब ये बात समझ में आ रहा है? एक बार फ्लैश लाइट दबाए, जब अगली बार फ्लैश लाइट को दबाते हो तो वो क्यों नहीं फ्लैश चमकता है, समझ में आया क्या? बोलो, फील आ रहा है इस बात का? हाँ, अब समझ में आया कि थोड़ी देर के बाद दोबारा फ्लैश क्यों चमकता है, ये समझ में आ गया क्या? पहली बार जब हम फ्लैश दबाए तो कैपेसिटर ने अपनी सारी एनर्जी सप्लाई कर दी। अब कैपेसिटर हो गया खाली, मतलब बकेट हो गया खाली।
अब इस बकेट को एनर्जी से भरने का काम कौन करेगा? कैमरे में लगा हुआ बैटरी। वो बैटरी दोबारा कैपेसिटर को भर देगा, आप बटन दबाओगे फिर खाली, और ये मैकेनिज्म चलता रहता है। बात समझ में आया? और एग्जांपल सुनाते हैं, देखो सुनो। जैसे कभी कभी ना आप ट्रेन में सफर करते हो तो आप देखते हो कि आपका फैन नहीं चल रहा है, बगल वाले का फैन चल रहा है। ऐसा स्थिति कभी आया है? हाँ, बात सही है। अब क्या होता है? हाँ, पूर्वी के साथ नहीं आया है, ईसा के साथ आया है, ठीक है सुनो। अब पूर्वी जो है वो चलती है भाई एसी वाले डब्बे में, तो उसमें पंखे की दिक्कत नहीं आती होगी। लेकिन फिर भी ऐसा आ जाता है कभी कभी, ठीक है ना? तो ईसा एक बात नोट किया तुमने कि जो उसमें से एक्सपर्ट आदमी होता है ना, वो निकल के आता है, बोलता है भाई पेन है किसी के पास? लाओ तो जरा पेन से। जब वो फैन को घुमा देता है तो वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। फील करा ये बात? हाँ। क्यों ऐसा हुआ? मैंने आपको क्या बोला, दुनिया जहान में बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जिनको स्टार्ट होने के लिए जर्क चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। पंखा उनमें से एक है। पंखे को स्टार्ट होने के लिए काफी एनर्जी चाहिए। जो फैन नहीं घूम रहा होता है, इसका मतलब ये है कि उसका कंडेंसर खराब हो गया, उसका कैपेसिटर खराब हो गया है। आप देखोगे आपके घर के ऊपर जो फैन लगा है ना, सीलिंग फैन, तो भी आप देखोगे एक डिवाइस ऐसा लगा हुआ है। दिस डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर और कंडेंसर। ये बेसिकली फैन को या सर्किट को जर्क देने का काम करता है, जरूरत पड़ने पे इंस्टेंटेनियसली एनर्जी सप्लाई करता है। तो फैन का कंडेंसर अगर खराब हो गया है तो जर्क देने वाला कोई है नहीं। तो जर्क देने वाला आपको खुद बनना पड़ता है। पेन लगा के घुमाते हो, आपने क्या किया, जर्क ही तो दिया उसको। आपने उसको धक्का मार के दौड़ा दिया, बोला जा बेटा अब दौड़। यही तो किया आपने। आप देखोगे कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में फैन का ना स्पीड कम हो जाता है, वो धीरे धीरे घूमेगा। आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाओगे, वो बोलेगा इसका कंडेंसर खराब हो गया है। कुछ नहीं करेगा, 20-25 रुपए लेगा और फटाफट उसका कंडेंसर चेंज कर देगा। कंडेंसर चेंज करते देखो पंखा बड़ा तेज घूमना स्टार्ट हो जाता है। जब कंडेंसर खराब हो गया था तो वो एनर्जी सप्लाई नहीं कर पा रहा था, आपने कंडेंसर को चेंज कर दिया, अब देखो वो एनर्जी देगा, फैन धड़ाधड़ घूमेगा। आपने देखा होगा, अब तो मॉडर्न हो गए हैं, पहले खेतों में होते थे वो वाले, याद है ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के स्टार्ट करते थे जिनसेट, बड़े 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 वाले, देखे हो ना? अभी भी बहुत जगह हैं वो। में भी वही दिक्कत है, उसमें क्या है, कैपेसिटर नहीं है। उसको जो जर्क चाहिए वो जर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? बताओ। उस मोटर को जर्क आखिरकार कौन प्रोवाइड कर रहा है? आप। देखो ना, तभी तो आप घुमाते हो, कर 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 एक स्पीड में आता है, फिर अपना हाथ हाथ बढ़ा लेते हो। यही तो होता है। अब तुम बोलोगे सर घर में तो ऐसा नहीं होता है, घर में जो पंप वगैरह होते हैं हम लोग तो ऑन करते हैं स्टार्ट हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि घर में जो मोटर लगे होते हैं उसमें ऐसे ऐसे हेवी हेवी कंडेंसर लगा रहता है, देखे हो क्या?
वो जो हेवी हेवी कंडेंसर होते हैं वो सर्किट को जर्क देने का काम करता है, इसलिए घर वाले मोटर में हम देखते हैं कि हम लोगों को ये घुमाने उमाने वाला काम नहीं करना होता है। बटन दबाए चालू हो गया। याद करो जनरेटर वगैरह होते हैं, कुछ कुछ जनरेटर होता है बटन दबाए स्टार्ट हो गया, कुछ कुछ होता है वो खींचना पड़ता है। बात समझ में आ गया क्या? जिसमें खींचना पड़ रहा है उसमें कैपेसिटर है या नहीं है? और जिसमें बटन लगा के स्टार्ट कर दिया उसके अंदर कैपेसिटर है या नहीं है? तो आपको समझना है कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी, एक तरह से आप समझो कैपेसिटर कुछ नहीं है, एनर्जी से भरे हुए बास्केट से जरूरत पड़ने पे ये इंस्टेंटेनियसली सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जो समझ में आया कम से कम 5-6 लाइन इसके बारे में खुद से लिख लीजिए अपने समझने के लिए। लिख लो जरा। कैमरा के फ्लैश लाइट वाली कहानी समझा दो। छोटा बल्ब होने के बावजूद भी वो बहुत तेज ग्लो करता है, उसका रीजन क्या है लिख लो जरा। फटाफट लिख ले सभी अपनी भाषा में। जो कैपेसिटर का फील वाला डेफिनेशन है उसको लिख लो। कैपेसिटर क्या है, क्या करता है, नहीं करता है, अच्छे से लिख लो जरा। हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम लिखवा रहे हैं बस आपके फील के लिए। अच्छे से लिख लो कि कैपेसिटर एक एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस है। कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू बकेट्स फुल ऑफ एनर्जी। जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कैपेसिटर इंस्टेंटेनियसली सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। तो लिख लेना कि कैमरा के जो फ्लैश होते हैं वो बड़े छोटे होने के बावजूद भी जब चमकता है तो बहुत तेज चमकता है। का रीज़न भी कैपेसिटर है, बैटरी जो है कैपेसिटर को चार्ज करता है, और जैसे आप बटन दबाते हो फ्लैश लाइट का कैपेसिटर इंस्टेंटेनियसली सारी एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो जहां पे भी आपको सडन एनर्जी चाहिए वहां पे आपको कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, बिना उसके काम नहीं चल सकता है।
लिख लो अच्छे से फटाफट। लिख लिए? ठीक, अब सुनो। कैपेसिटर जो है कुल मिला के तीन तरह के होते हैं। एक होता है ये सही मायने में ऐसे हैं, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है ऐसे, लेकिन ये सही मायने में प्लेट्स हैं, ऐसे दिखता है। ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो एक बात जान लो कि जब भी कैपेसिटर आएगा ना, तो कैपेसिटर की एक खास बात है, इसके जो प्लेट्स होते हैं ना वो एकदम आमने सामने होंगे। जैसे ये कैपेसिटर है, आमने सामने प्लेट है, देख लो। और याद करो मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे अगर मान लो प्लस क्यू चार्ज आया, तो यहाँ कितना चार्ज आएगा? ये गॉस लॉ में मैंने आपको समझाया हुआ है। हाँ, तो गॉस लॉ में हम बताए थे कि यहाँ पे आएगा माइनस क्यू चार्ज। एरिया ऑफ द प्लेट है कैपिटल ए, तो बोला जाता है, कुछ कुछ नोटेशन से ध्यान रखो। चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज क्यू। तुमको बोलो सर यहाँ प्लस क्यू या माइनस क्यू है, तो मॉड लेके लिखा जाता है, प्लस हो या माइनस हो लिखा प्लस ही जाएगा। ये कहलाता है चार्ज ऑफ कैपेसिटर, एक तो इसको ध्यान रखे, ठीक है। इस कैपेसिटर को हम लोग कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें दो प्लेट्स हैं और वो दोनों एक दूसरे के एकदम पैरेलल है, इसलिए इसका नाम पड़ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। एक दूसरा कैपेसिटर होता है, देखो। देखो छोड़ो, एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। ये कैसे होता है देखो जरा। में हम लोग क्या करते हैं, एक हॉलो स्फेयर लेते हैं, ठीक है ना। देखो, एक हॉलो स्फेयर ले लिए, एक इसको ले लो, और एक दूसरा इसको ले लो। ये दो हॉलो स्फेयर है, एक हॉलो स्फेयर ऐसा और एक बाहर, समझ में आ रहा है? देखो तो दिख रहा है क्या? दोनों प्लेट अभी भी पैरेलल है क्या, देखो तो। क्या दोनों प्लेट एक दूसरे को फेस कर रहे हैं क्या? इस तरह के कैपेसिटर को बोला जाता है स्फेरिकल कैपेसिटर।
यहाँ पे अगर हम प्लस क्यू चार्ज देंगे तो इसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? ऑब्वियसली माइनस क्यू, तो कैपेसिटर में होता ही होता है। बाहर क्या आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, उसको हम बाद में देखेंगे। इसमें फील्ड लाइन चलो अभी हम बताते हैं, बाद में नोट कर लो, पहले फील्ड लाइन बाद में देखेंगे। तो कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, और एक तीसरा टाइप का कैपेसिटर होता है, नोट कर लो जरा फटाफट। एक हॉलो स्फेयर, उसके ऊपर एक और हॉलो स्फेयर, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ऐसे दिखता है, एक मान लो ऐसा है, ऐसा ले लिए एक, देखो ऐसे दिखता है ये, ऐसे। आपको समझ में आ गया होगा ये कैसा दिख रहा है। एक लाइन अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो यहाँ पे, ऐसा। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये फील आ रहा है कि अभी भी दो फेसेस एक दूसरे को एकदम, दोनों के सरफेस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, देखो तो। पहले दोनों पैरेलल होके फेस किया था, फिर दोनों स्फेरिकल होके फेस किया, यहाँ सिलेंड्रिकल होके फेस कर रहे हैं, बोलो तो। मुझे एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दें तो इस सिलेंडर के इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा? सिलेंडर के इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा? तो माइनस क्यू आएगा। अब देख लो फिर से वही, इस तरह के कैपेसिटर को हम लोग कहते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और इनको बोला जाता है कंडेंसर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज आल्सो नोन एज कंडेंसर। ठीक है, एक तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखते हैं हम लोग। अब सुनो मेरी बात, तो अपने को ये तीन तरह का कैपेसिटर पढ़ना है, हम बारी बारी से इनका डेरिवेशन करेंगे, बात की बात है वो अभी। पहले कुछ छोटी छोटी बातें समझते हैं, नहीं चलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे मान लो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये हमारा बन के तैयार हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक मिनट, देखो ये दो प्लेट हमारा लग के तैयार हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो
आप कह रहे हो कि सर अगर आप यहाँ पे प्लस चार्ज दोगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पे माइनस क्यू चार्ज आएगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि चार्ज ऑफ द कैपेसिटर को हम लोग बोलते हैं क्यू को। मान लो दोनों के बीच का सेपरेशन है डी, तो फील्ड लाइंस कैसा दिखना चाहिए बताओ तो जरा। अब तो पढ़े ही हो फील्ड लाइन। फील्ड लाइन कैसा दिखना चाहिए बताओ चलो तुम। आपके हिसाब से फील्ड लाइन इसमें कैसा दिखना चाहिए बताइए तो जरा अब हमको। आपको पता है सब। अब हम दोबारा इलेक्ट्रोस्टैट की दुनिया में आ गए हैं। आप इसको मान सकते हो क्या? ये आपका इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज सीट है, ये भी आपका इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज सीट है। बताया था याद करो, इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज सीट में फील्ड अपने से दूर जाता है। याद है? अगर हम यहाँ पे फील्ड की बात करेंगे तो प्लस चार्ज का फील्ड जाएगा इधर और नेगेटिव का भी उधर, तो नेट फील्ड उधर। इसका मतलब इसके बीच में फील्ड लाइन कैसा नजर आएगा, ध्यान से सुनना। ऐसा, ऐसा, बस एक बात बताओ, ये जितने भी फील्ड लाइंस मैंने बनाया ना ये सारे इक्वली स्पेस्ड आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। आपको ये इक्वली स्पेस क्यों दिखाई पड़ रहा है, बता सकता है मुझे? तो फील्ड लाइन मैंने बनाया है, मतलब देखो तो फील्ड लाइन सही है क्या? हाँ जी। ये जो प्लेट्स के बीच में मैंने फील्ड लाइन बनाया है, ये फील्ड लाइन सही है क्या? हाँ,
याद करो हम लोग पढ़े थे ना, इन्फाइनाइटली चार्ज सीट का जो फील्ड आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसके लिए इक्वली स्पेस लाइन बनता था। कुछ याद आ रहा है क्या, बताओ? अब इलेक्ट्रोस्टैट का कहानी दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखो थोड़ा। ये जो मैंने फील्ड पैटर्न बनाया ना, ये एकदम आइडियल फील्ड पैटर्न है। एक्चुअल में कुछ फील्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर मार देते हैं। ऐसे ऐसे फील्ड भी होते हैं। इन फील्ड्स को बोला जाता है फ्रिंजिंग फील्ड, को बोला जाता है फ्रिंजिंग फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, पहले ये बताओ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? नहीं दीक्षा जी, अगर हम लोग सिर्फ इस रीजन को पकड़े, ध्यान से सुन, अगर हम लोग सिर्फ इतने रीजन को पकड़े तब तो फील्ड यूनिफॉर्म है। लेकिन बेटा अगर आप इस रीजन को पकड़ोगे, ध्यान से देख तो, ये वाला रीजन क्या बता रहा है अपने को? हाँ, ये रीजन बता रहा है अपने को कि भैया फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर फील्ड या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फील्ड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, तो क्या बोलोगे आप? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक। कभी कभी क्या करेगा, कभी कभी क्या, 99.99% केसेस में आपको बुक में बोला रहता है कि फ्रिंजिंग फील्ड को इग्नोर मारो। फ्रिंजिंग फील्ड जब भी आता है वो एज पे आता है, इसको हम लोग कहते हैं एज इफेक्ट। 99.99% केसेस में बोलेगा कि एज इफेक्ट को इग्नोर करो। ठीक है, या फिर फ्रिंजिंग फील्ड को इग्नोर करो। तो एज इफेक्ट को अगर हम इग्नोर कर दें या फ्रिंजिंग फील्ड को इग्नोर कर दें, तो अब जो बचा हुआ फील्ड लाइन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? हाँ जी बताओ। अब यूनिफॉर्म। लेकिन रियलिटी में कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फील्ड लाइन ऐसा होता है, ये रियलिटी में होता है। तुम्हारे केस में हर बार ही इग्नोर मारता है, फिर भी आपको जानना चाहिए। लेकिन तो पहले तो एक बात ध्यान रखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फील्ड ऐसा बनता है। ठीक है ना, हम लोग एज इफेक्ट को इग्नोर मारते हैं, फिर फील्ड यूनिफॉर्म बन जाता है। वैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर फील्ड हम लिख सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पे फील्ड लिखना है, इस प्लेट का जो फील्ड लिखा जाएगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलन नॉट वाला होगा या सिग्मा बाई एप्सिलन नॉट वाला होगा? सोच के बताओ, सिर्फ इसके लिए बताओ। प्लस के लिए, माइनस को बाद में देखेंगे। हाँ जी बताओ।
इस एक प्लेट के लिए फील्ड का फॉर्मूला हम लोग दो दो पढ़े। याद करो, एक बार हम थिन के लिए पढ़ाए थे, तो थिन में आंसर ये आया था और थिक में आंसर ये आया था। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला वैलिड होगा, 1 या 2? पहले भी मैंने करवाया है। नहीं पूर्वी जी, अरे थिक में तब ये आंसर आता था जब थिक प्लेट हो और चार्ज दोनों साइड हो। प्लेट है थिक, लेकिन चार्ज है सिर्फ एक साइड पे, तो वो तो थिन प्लेट हो गया। नहीं, अभी तो आपको सिर्फ इससे मतलब है, बाकी में तो चार्ज ही नहीं है। बोलो। तो बोल। हाँ, फील्ड का फॉर्मूला ये काम आएगा, वैसे बाद में देखेंगे। वैसे तो यहाँ सिग्मा दिया हुआ नहीं है, यहाँ क्यों दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ सिग्मा आएगा वहाँ पे चार्ज बाई एरिया डाल देंगे। तो एक प्लेट का फील्ड आ जाएगा, देखोगे, Q/2A/0। और माइनस वाले का फील्ड भी उधर ही आएगा और उतना ही आएगा, तो आप देखोगे कि प्लेट्स के बीच में जो ई नेट आएगा वो आएगा Q/2A/0 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, प्लस Q/2A/0 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो आंसर आ जाएगा Q/A/0। खेल खत्म। बच्चे कहते हैं चलो सर, आपकी बात समझ गए कि चलो पैरेलल बेड कैपेसिटर में तो फील्ड लाइन आपने बना दिया, स्फेरिकल कैपेसिटर में कैसा बनेगा, आओ देख लेते हैं वो भी। जैसे एक इसको ले लिया है और बड़ा कर लो, ये अपना बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका जो फील्ड लाइन है, कि आपको पता है अंदर वाले में प्लस चार्ज देंगे तो उसके आउटर इनर सरफेस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। इसका जो फील्ड लाइन बनता है वो ऐसे बनता है, देख, ऐसा, ऐसा, ऐसा। का फील्ड लाइन ऐसा बनेगा। वैसे इसका फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, देखना जरा, क्या कहते हो? दोनों स्फेरिकल कैपेसिटर के बीच में जो फील्ड लाइन होगा वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? बताओ। फील्ड लाइंस का क्या होगा? हाँ, इस बार नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक, वैसे सिलेंड्रिकल में अगर देखोगे तो सिलेंड्रिकल में ऐसा नजर आएगा। तो वहां पे भी जब फील्ड लाइन बना के देखोगे तो फील्ड लाइन ऐसे ही नजर आने वाला है। समझ में आ रहा होगा आपको? ऐसा ऐसा दिखेगा। तो यहाँ जो फील्ड लाइन आएगा ये यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? हाँ, इस बार भी जो फील्ड आएगा वो नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। गॉस लॉ में मैंने इसका फॉर्मूला बनाया हुआ है, जाके जरूर एक बार देख लेना आज।
इस तरह का फील्ड लाइन दिखाई पड़ता है ड्यू टू सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। नोट कर लो जरा इसको फटाफट। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वैसे एक बात बताओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक बार जरा हमको समझाओ पहले। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में याद करो, यहाँ था प्लस चार्ज, यहाँ था माइनस चार्ज, यहाँ तो फील्ड आया, यहाँ फील्ड आया, यहाँ फील्ड आया, यहाँ फील्ड होगा या नहीं होगा? बताओ तो। बताओ मुझे, वहां फील्ड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा फील्ड, याद है बताया था ना, इसका फील्ड इधर आएगा, माइनस वाले का इधर कैंसिल आउट, और फील्ड तो यूनिफॉर्म होता है। वैसे इसका इधर, उसका इधर, मतलब फील्ड केवल और केवल प्लेट्स के बीच में होगा, बियॉन्ड द प्लेट्स कोई भी फील्ड लाइन। वैसे यहाँ पे भी यही होता है, सिर्फ फील्ड यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ। ठीक है ना? या फिर यहाँ प्लेट्स के बीच में लिख लो कहीं पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा प्रेजेंट रहती है इन बिटवीन द प्लेट्स। लिखो, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर is measured is measured by a term called capacitance, by a term called capacitance. चलिए लिखो, capacitance of a capacitor is defined as P is equal to Q by V. Here Q is charge of capacitor, Q is charge of capacitor, and V is potential difference between the plates of the capacitor. Potential difference between the plates of the capacitor. अब सुनो मेरी एक बात, बच्चे ना बहुत पूछते हैं, सर एक बात बताओ, ये जो आप कहते हो कि कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस है, तो ये एनर्जी रहता कहाँ है? तो एक बात हमेशा ध्यान रखे और उसको कॉपी पे अच्छे से लिख ले,
कि कैपेसिटर की एनर्जी हमेशा वही होती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नॉन जीरो होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैपेसिटर में नॉन जीरो कहाँ होती है? इन बिटवीन द प्लेट या आउटसाइड द प्लेट? मैंने क्या बोला था? फील्ड की वैल्यू कैपेसिटर के बीच में नॉन जीरो होती है, बाहर जीरो होती है। और मैंने बोला एनर्जी वही होती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नॉन जीरो होती है। का मतलब कैपेसिटर का सारा एनर्जी स्टोर रहता होगा इन बिटवीन द प्लेट, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नॉन जीरो होती है। बात को हिंदी में अच्छे से लिख ले कहीं पे, उसका बार कोड जनरेट कर देते हैं, देख लेना इसको। तो उसको स्कैन कर लो और लिख लो अच्छे से कि कैपेसिटर की एनर्जी कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में स्टोर होती। चलो यहीं पे क्लास खुद एंड कर रहे हैं, पढ़ के आना इसको।